नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त का अहम अपडेट आपको बताने जा रहे हैं ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जहां सुनवाई टली है और वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं की गई। तो हाईकोर्ट में आज ज्ञानवापी मामले को लेकर एक बार फिर से सुनवाई होनी थी और अब अगली सुनवाई 18 सितंबर को होती हुई नजर आएगी। तो ज्ञानवापी मामले में सुनवाई टली है आज और वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई आज नहीं हो पाई है। ये इस वक्त की अहम जानकारी। हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी थी जो वकीलों की हड़ताल की वजह से नहीं हो पाई और अगली सुनवाई अब 18 सितंबर को होगी। तो ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज सुनवाई नहीं हो पाई है, टल गई है और वकीलों की हड़ताल के चलते सुनवाई नहीं हो पाई। हाईकोर्ट में आज सुनवाई की जानी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल की वजह से ये सुनवाई टल चुकी है और अब 18 सुनवाई को माफी चाहेंगे, अब 18 सितंबर को अगली सुनवाई की जाएगी। तो हाईकोर्ट में आज होनी थी सुनवाई, यह इस वक्त की अहम जानकारी, और अब अगली सुनवाई 18 सितंबर को होती हुई नजर आएगी। ज्ञानवापी मामले में फिलहाल सुनवाई आज टल गई है। वकीलों की हड़ताल के चलते आज सुनवाई नहीं हो पाई है और आपको बताना चाहेंगे कि हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी थी, लेकिन वकीलों की हड़ताल की वजह से टल चुकी है और अब अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। तो ज्ञानवापी मामले की सुनवाई टल चुकी है। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सैयद मोहम्मद आमिर प्रयागराज से। तो सैयद, ज्ञानवापी मामले की आज सुनवाई टल गई है और अब अगली सुनवाई जो है वो 18 सितंबर को आयोजित होती हुई 18 सितंबर को होगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी मनीषा, बता दें जिस तरह से आज ज्ञानवापी मामले में सुनवाई होनी थी और ऐसे में फैसला भी आ सकता था या आगे सुनवाई होगी इस पर भी फैसला आ सकता था, मगर जिस तरह से हापुड़ मामले में जहां बार काउंसिल की तरफ से उत्तर प्रदेश की तरफ से हड़ताल की भी आह्वान किया गया था, हड़ताल होने के कारण आज ये सुनवाई टल गई है और इस मामले में अब अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी, जिसमें ये क्लियर हो पाएगा कि आगे इस मामले में और सुनवाई होगी या फिर फैसला आएगा, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने फैसले आगे सुनवाई का विरोध किया था और हिंदू पक्ष का कहना था कि इस मामले पर और सुनवाई होनी चाहिए और सुनवाई होने के साथ साथ इस पर फैसला जल्द से जल्द आना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो समझा जाए कि 18 सितंबर को भी अभी सुनवाई ही होगी और अभी फैसला संभव नहीं है इस पूरे मामले में। जी मनीषा, ये जरूर कहा जा सकता है क्योंकि कोर्ट ने फिर से इसको पूरे नए सिरे से सुनने की बात कही थी, क्योंकि और मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि 75 बार इस मामले में सुनवाई हो चुकी है कम से कम, तो इस पर फैसला आना चाहिए था और साथ ही सुनवाई अब आगे नहीं होनी चाहिए थी, मगर कोर्ट ने कहा था फिर से इसको सुनने के लिए। तो जहां तक उम्मीद है कि फिर से इस पूरे मामले में संभवतः आगे सुनवाई होगी, फिर उसके बाद ही कुछ फैसला आएगा। ठीक है सैयद, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी और ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, उत्तर प्रदेश मदरसे बोर्ड की बैठक शुरू हो चुकी है और इख्तियार अहमद मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं इस बैठक में और मदरसा बोर्ड के सदस्य भी बैठक में शामिल। तो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर ही चर्चा की जा रही है और अधिकारियों और बोर्ड में सहमति नहीं बन रही। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बोर्ड और अधिकारियों में सहमति नहीं बन पा रही है और उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की बैठक शुरू हो गई है, जिसमें मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष इख्तियार अहमद भी मौजूद हैं। उधर राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 16 प्रस्ताव पर मुहर लगी है और इसमें सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 143 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने की घोषणा की। साथ ही आगरा में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सिविल एनक्लेव के विस्तार के लिए 92 एकड़ जमीन अर्जित करने का निर्णय लिया गया है और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गठन का प्रस्ताव पास किया गया है। इकोनॉमी बनानी है तो हमारे नगरीय क्षेत्रों का योगदान लगभग 65% होता है, तो इस दृष्टि से उन्हें सुदृढ़ करने के लिए ये आकांक्षी नगर योजना इस साल के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास से 100 करोड़ रुपए का उसमें प्रावधान भी किया गया है। तो 100 नगर निकायों को हम लोगों ने 762 में से 100 नगर निकायों को जनसंख्या और उनकी बैकवर्डनेस के दृष्टि से हम लोगों ने चिन्हित किया है। ये जो योजना है ये 2026 तक हम इन 100 नगर निकायों पे काम करेंगे, मतलब कि आने वाले 3 साल हम इन नगर निकायों
ऊपर फोकस करेंगे। उसके बाद इनके अलावा हम अगले 100 आकांक्षी नगर निकाय लेंगे। इस प्रकार ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहेगी। एक और खास बात इस योजना की ये है कि हम 100 नौजवान टैलेंटेड लड़कों लड़कियों को हम लोग सीएम फेलो के रूप में नियुक्त करके और उन्हें हम इन 100 नगर निकायों के देखरेख के लिए लगाएंगे, जिससे कि वो किसी से शरण में आए बिना इंडिपेंडेंट होकर के सरकार को रिपोर्टिंग भी करें और वहां उनके टैलेंट का योगदान भी हो। जनपद गोरखपुर में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल दूसरी वाहिनी की स्थापना हेतु आवासीय और अनावासीय भवनों का निर्माण कार्य की आज मंत्री परिषद के द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। इसमें 431 करोड़ 70 लाख 26 हजार रुपए का प्राविधान किया गया है। 1 अक्टूबर 2023 से 31 जनवरी 2024 तक ये धान खरीद की योजना लागू रहेगी और सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक लगभग 4000 अभी तक क्रय केंद्र स्थापित करने की योजना है। आवश्यकता अनुसार इसको बढ़ाए भी जा सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क निर्माण एजेंसी और ठेकेदारों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि सभी जर्जर सड़कें दीपावली तक गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए और राज्य में जो भी सड़कें बन रही हैं उनकी 5 साल तक की गारंटी जरूर होनी चाहिए। जनपदों के दौरे के साथ साथ जवाबदेही भी वहां पे न करें। वहां पे आप एक बार निरीक्षण करें, पूरी रिपोर्ट तैयार करें जिले की। जब जाते हैं तो पूरे जिले की समीक्षा करें, विजिट करें, रैंडम विजिट करें। अचानक आप जाइए किसी सड़क पर, कार्य की क्वालिटी चेक कर लीजिए। कोई भी अपराधी और माफिया किस्म का व्यक्ति ठेके के उसमें न पड़ने का, उसको ठेके के उसमें कतई न जाने दें। कोई भी ठेका उसके पास नहीं आना चाहिए। वह उसके नातेदार, रिश्तेदार, उसके दूर के किसी गुर्गे के पास भी नहीं जाना चाहिए। परसेप्शन बनाने और बिगाड़ने में इन 3 की बड़ी भूमिका होती है और हम सुनिश्चित करें कि एक तो सभी विभाग जिसकी जो जिम्मेदारी है उस विभाग अपने उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। दूसरा, सड़कों को आपको जियो टैग कर लेना चाहिए और तय करना चाहिए किन सड़कों को नौ निर्माण के लिए आप ले रहे हैं, किनको मरम्मत के नाम पर, गड्ढा मुक्ति के नाम पर आप ले रहे हैं। ये दोनों की स्थिति बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है, रुक करेंगे अगली खबर का। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए विवादित बयान पर अब नेताओं के बीच जुबानी तीर चल रहे हैं और उदयनिधि को माफी मांगने को कह रहे हैं। तो वहीं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने इसको लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बयान आता है कि अयोध्या में अगर कुछ होता है तो गोधरा जैसा कांड हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये लोग हताशा और निराशा में जो विपक्ष है वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे ये भी भूल गए हैं। इस तरह के जिम्मेदार लोग जो एक स्टेट के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जो हिंदूवादी विचारधारा के अपने को अग्रज कहते थे, वही इस तरह की बातें, गैर जिम्मेदाराना बातें, केवल इसलिए कि हताशा निराशा में 2024 में कहीं कोई संभावना नजर नहीं आ रही है, इस तरह की बात बयानबाजी कर रहे हैं। इससे न बचना चाहिए। देश की जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी और अगर उन्हें सनातन संस्कृति, भारत की कल्चर, भारत की अन्य परंपराओं को सीखना है तो ऋषि सुनक जो ब्रिटेन के राष्ट्राध्यक्ष थे उनसे सीखने का काम करना चाहिए। सर, सनातन पे बार बार चोट मारी जा रही, तमाम बयान तरीके से, उसको किस तरीके से? वही तो मैं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान छोड़ दो, सनातन मूल ऐसी संस्कृति है जो जीवन की उत्पत्ति से अंत तक का जीवन जीने की कला, अनुशासन, जीवन जीने का ढंग सिखाने का काम करती है। उससे हम लोग अलग नहीं हो सकते और इस कला का जीता जागता उदाहरण अभी ऋषि सुनक जी जो अभी G20 के हमारी मीटिंग में शामिल हुए थे, उन्होंने बहुत बड़ा इन लोगों को जो हमारी सनातन संस्कृति के ऊपर टिप्पणियां करने का काम कर रहे हैं उनको कायदे से जवाब देने का काम किया है। उन्होंने मंदिर जाकर के जिस तरह से भारतीय संस्कृति को, सनातन परंपराओं को सम्मान देने का काम किया है, इससे सबक लेना चाहिए और इससे बचना चाहिए और नहीं तो अन्यथा सनातन संस्कृति को नष्ट करने वाले स्वयं नष्ट हो जाए। अयोध्या में विकास को लेकर तमाम योजनाएं चल रही, क्या आप? आज भी हुआ है। हमारी टूरिज्म फैसिलिटेशन सेंटर अयोध्या
माँ का PPP में डेवलप करने का, और उसके साथ ही अन्य 8 हमारे जो राही पर्यटक आवास गृह हैं उनको PPP में 30 ईयर्स प्लस 30 ईयर्स प्लस 2 ईयर्स को देने का निर्णय लिया है। 5 इस तरह के जो टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर और राही पर्यटक गृह थे उनको अंतिम रूप से जो आई हैं बिड्स, उसके आधार पर MOU करने का अनुमति मंत्रिपरिषद से हमें मिली है। क्या मंदिर ये थे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, जिनका कहना था कि अयोध्या में तमाम प्रकार की परियोजनाएं चल रही, वो भी जनवरी से वो पहले पूरी कर दी जाएंगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। उधर उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर बयानों का दौर जारी है और इसी कड़ी में अलीगढ़ हिंदू युवा वाहिनी ने मामले में DM को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें सनातन धर्म को निशाना बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। वहीं इस पर हिंदू युवा वाहिनी पदाधिकारी ने बताया कि मामले में जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, अन्यथा हिंदू युवा वाहिनी देश भर में बड़ा प्रदर्शन करेगी। ये ज्ञापन सनातन धर्म के विरोध में आजकल आपने टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सुना होगा कि तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र उदयनिधि स्टालिन और ए राजा पूर्व केंद्रीय मंत्रियों ने जो सनातन धर्म का विरोध करके और उल्टा सीधा बोला है, सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया और HIV से कंपेयर करा है, उसके विरोध में ही ये ज्ञापन दिया गया है। ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के लिए है, जो जिलाधिकारी महोदय को दिया गया है। इसमें डिमांड रखी गई है कि जो इस टाइप के बयानबाजी होती है तो महामहिम से रिक्वेस्ट करी गई है कि कानून के तहत इनको कठोर से कठोर सजा दिलवाई जाए, इन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लिखवाया जाए, जिससे कि आगे से इसकी पुनरावृत्ति न हो सके। उधर यूपी में मौसम ने ऐसी करवट बदली कि लोग अब इस इंतजार में है कि आखिर बारिश रुकेगी कब। मौसम विभाग की माने तो अगले 72 घंटे प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं और बारिश इतना कहर बरपा रही है कि नदियां, नाले सब कुछ उफान पर हैं और घरों से बाहर खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूब चुकी हैं। योगी सरकार भी बारिश को लेकर लगातार बैठक कर रही है। वहीं योगी सरकार ने अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं और लोगों की सेफ्टी की बात भी कही है। ये भी साफ कर दिया है कि इस मुश्किल की घड़ी में सरकार सभी लोगों के साथ है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने महोबा और मुरादाबाद की, जहां पर जलभराव की किस तरह की तस्वीरें देखी जा रही हैं और बारिश ने किस तरह से कहर बरपाया है वो आप साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं। 4-5 फीट पानी था और पीछे नाव भी चल रही है और यहाँ रोज कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लोग परेशान हो रहे हैं, हम खुद परेशान हो रहे हैं जाने के लिए ड्यूटी। बाइक बंद हो जाती है बीच में और उसे ऐसे पैदल ले जाना पड़ता है। आगे बहुत बुरी स्थिति है सर, क्या कर सकते हैं। यहाँ पानी भरा पड़ा है, कम से कम 6 दिन लग जाते हैं। पूरी गली में तो पानी भरा हुआ है सर। कम से कम हम पूरा नेकर वेकर सब भीग जाता है। हमारा पूरा निकल के जाना पड़ता है। नाव से आने वाले उधर को जा रहे हैं, हमें यहाँ से जाना होता है, पूरे कपड़े भीग जाते हैं। काम पे जाने वाले बहुत दिक्कत होती है, सुबह शाम बहुत परेशानी होती है। दिक्कत तो बहुत है। अगर किसी की तबीयत भी खराब हो जाए तो बड़ी मुश्किल में लेकर जाते हैं। हमारी बहू की इतनी तबीयत खराब हो गई, हम दीवार पे लेके गए, इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई। जब तक हम पहुंचे इतनी तबीयत, इस गंदगी से डेंगू बन गया और डेंगू में जब तक हम लेके गए उसकी हालत इतनी खराब हो गई। तो यूपी में हो रही लगातार बारिश ने प्रदेश वासियों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है और लगातार हो रही बारिश के कारण कई जिलों में स्कूल और कॉलेजेस बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं, जिस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अभी स्थिति सामान्य होने वाली फिलहाल नजर नहीं आ रही। अतिवृष्टि को लेकर सरकार पूरी सतर्कता के साथ काम कर रही है। जल भराव वाले स्थलों पर पानी निकालने के इंतजाम किए गए हैं और जो प्रभावित लोग हैं उस क्षेत्र में खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने भी इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक करके निर्देश दिए हैं और चिकित्सालयों को भी अलर्ट कर दिया गया है, बिजली विभाग को भी अलर्ट किया गया है। हर स्थिति से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। सर, इसके साथ ही आज कैबिनेट बैठक भी अभी जाएंगे, अभी मिलेगा एजेंडा तो बताएंगे। नमस्ते। मॉरिशस देश के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और पत्नी के साथ पहुंचे प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ का डमरू वादन से भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री जब मंदिर परिसर पहुंचे तब बटुकों और शास्त्रियों ने स्वस्ति वाचन कर उनका अभिनंदन किया। वहीं उन्होंने मंदिर परिसर में उपस्थित श्रद्धालुओं का अभिवादन हाथ जोड़कर स्वीकार किया। इसके बाद प्रधानमंत्री गर्भगृह पहुंचे, जहां मंदिर के पंडित श्रीकांत मिश्रा के आचार्यत्व में पीएम
प्रवीण जगन्नाथ ने पूजा अर्चना की। उधर अगली खबर अलीगढ़ से, जहां गांव सहारा में मिशन इंद्रधनुष को लेकर एक कैंप का आयोजन होता हुआ नजर आया और इस दौरान 5 साल तक के बच्चों को मुफ्त टीके लगाए गए। साथ ही ग्रामीणों को मुफ्त में दवाइयां भी बांटी गईं और सरकार की ओर से मिशन इंद्रधनुष योजना के तहत गांव देहात में कैंप लगाकर बच्चों को टीके लगाए जा रहे हैं ताकि भविष्य में उन्हें किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। आज ना इंद्रधनुष प्रोग्राम चल रहा है। ये IMI के नाम से है। ये महीने में एक बार लगता है और 3 महीने लगातार चल रहा है। ये अगस्त से सितंबर और अक्टूबर। कहाँ पर लगाया जा रहा है? ये आशा के घर के सामने लगाया है हमने, जहाँ पर पब्लिक आ सके आसानी से। तो इससे क्या फायदे मिलेंगे? इससे हमें जो 0 से 5 साल तक के जितने भी बच्चे हैं उनको हम टीके लगाएंगे। जिन बच्चों के टीके छूट भी गए हैं वो भी इसमें आ जाएंगे आसानी से। देश में कल से आयुष्मान भवा अभियान की शुरुआत होगी, जिसको लेकर प्रशासन जोरों शोरों से तैयारी कर रहा है और इसी कड़ी में कन्नौज के जिला अस्पताल में भी आयुष्मान भवा योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसका शुभारंभ समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण और सांसद सुब्रत पाठक करेंगे। वहीं सीएमओ डॉक्टर विनीत कुमार ने अस्पताल पहुंचकर अभियान की तैयारियों का जायजा भी लिया और बताना चाहेंगे कि इस अभियान के 3 मुख्य स्तंभ होंगे, जिसमें देश में लाखों हेल्थ और वेलनेस सेंटरों पर आयुष्मान मेले का आयोजन किया जाएगा और इसके अलावा आयुष्मान कार्ड बांटने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी और आयुष्मान सभाओं का भी आयोजन होता हुआ नजर आएगा। और इसी के साथ अब रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। मैनपुरी में ग्रैक लीफ से तंग आकर शिक्षा मित्र ने की आत्महत्या। नहर में डूबते हुए शिक्षा मित्र का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। अलीगढ़ में एक नाले में मिला 3 दिन से लापता युवक का शव। परिजनों ने दी जानकारी, कहा नशे का आदी था युवक। इटावा में आवास योजना की खुली पोल, वहीं कच्चे घरों में और झोपड़ी में रहने को मजबूर हुए हैं गरीब लोग। आगरा की एक कोठी में खुदाई के दौरान मिले नरकंकाल, कोठी को बेचकर मथुरा शिफ्ट हो चुका मालिक। जांच में जुटी हुई है पुलिस। कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र में टेम्पो और कार के बीच हुई जोरदार टक्कर, सड़क हादसे में 10 लोग हुए घायल। मुजफ्फरनगर में ट्रक चालक ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर, बाइक सवार होमगार्ड की मौके पर ही दर्दनाक मौत, आरोपी ट्रक चालक मौके से हुआ फरार। आगरा में लूट, चोरी और चुनौती हुए लगभग 120 मोबाइल फोन को पुलिस ने किया बरामद। वहीं घटनाओं को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार। हापुड़ घटना के विरोध में जनमंच ने अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन, कहा अधिवक्ता हित में हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है जनमंच। आगरा में नदी किनारे दबंगों का अवैध कब्जा, ग्रामीणों के विरोध करने पर की गई है गाली गलौज। मैनपुरी में शराब लाने से मना करने पर की गई युवक की पिटाई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। ललितपुर में चकबंदी विभाग से परेशान युवक ने सड़क पर लेटकर किया प्रदर्शन, विभाग के एक लिपिक पर फर्जी दस्तावेज लगाकर असली दस्तावेज हटाने का आरोप। और यहां पर रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।